गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला जो हमारा फोर्थ लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कलर्स के बारे में, उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। फर्स्ट, जब वो अपने ऑर्बिटल में घूम रहा होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिज्म जनरेट होता है उसको हम कहते हैं उसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सिमिलरली जब वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है तो उसकी वजह से जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिज्म में, दैट इज स्पिन कंट्रीब्यूशन या स्पिन मोमेंटम। इन दोनों की वजह से जब भी कोई भी हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही कह लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है उनको ये रिपेल करते हैं। इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मैग्नेटिज्म हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल कर देता है। दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। आपने देखा अधिकतर कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल आयंस जिनके अंदर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जिनके अंदर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म कई तरीके का हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो अपने आप को, जिनका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, रेंडमली ओरिएंटेड है। तो ऐसे सब्सटेंस रूम टेम्परेचर के ऊपर तो मैग्नेट नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है वो वापस से नॉर्मल सब्सटेंस बन जाते हैं। तो ये कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो उसको हम उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जुड़ जाता है और फिर वो लॉक हो जाता है, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसी कंडीशन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं उसके बावजूद भी हमारा पदार्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तीसरी कैटेगरी होती है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से हो रहा है कि वो एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। एक एटम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है दैट इज़ फेरीमैग्नेटिज्म, और उसके अंदर हम देखते हैं कि पदार्थ जो है वो पूरी तरह से उसका मैग्नेटिज्म लॉक नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिज्म होता है ये, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर ना तो पूरी तरह से कैंसिल होता है ना ये एक ही लाइन में होते हैं, तो कुछ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इनके बीच में बचा रह जाता है, तो इसको हम कहते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। अगर इनको टेम्परेचर के साथ स्टडी करना चाहें कि पैरामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म ये टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होते हैं, तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इकाई, मैग्नेटिज्म को मापने की इकाई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इकाई टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो अपना थर्मोडायनेमिक को जो डिस्टर्बेंस है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एटम्स के अंदर, और उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है तो ये वापस से रेंडमली ओरिएंट होने लगते हैं, और इस वजह से पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू में कमी आती है, या ये कह लीजिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू में
कमी आती है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब ये इनका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी और एक पॉइंट होता है जिसे नील पॉइंट कहते हैं, उसके बाद ये हमारे एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू बहुत हाई होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अगेन यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होता है और मैग्नेटिक काई की वैल्यू में कमी आती है और एक पॉइंट होता है क्यूरी पॉइंट, उसके बाद ये नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारी चीज़ें शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक तो है ही, इसके अलावा ये फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सो हमारे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म occurs in several simple salts of iron +3, Mn +2 and gadolinium +3. One important thing about ferromagnetism and antiferromagnetism is this: since these are related with the orientation, they disappear in solution. Means ये केवल solid state में ही appear होगा ये behavior। अगर हम हमारे salt को या compound को dissolve कर देते हैं तो हमें ये behavior देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कुछ आयंस हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो शुरू में जो स्कैंडियम +3 है इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। सिमिलरली जिंक +2 जो है इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए हैं, तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा D1 से लेकर के D9 तक हमारे जो ये आयंस हैं, फ्री आयंस जो होंगे वो हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। डेफिनेटली D1 से लेकर के D5 तक पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की चूँकि D कक्षकों के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू में कमी आएगी। हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि भाई ना आयरन के केस के अंदर जो हमारे CFSE की वैल्यू जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी कि D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है T2G एंड EG ऑर्बिटल में। तो जैसे सपोज D4 केस है, हमारे पास कोई आयन है जिसके अंदर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके अंदर जब D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई है तो D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने पे ये संभावना है, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G ऑर्बिटल में अनपेयर्ड रहेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में पेयर अप भी हो सकता है या फिर वो EG ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में अलग होंगे। जब ये पेयर अप हो जाता है यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। जब ये ऊपर चला जाता है यानी कि पेयरिंग नहीं होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, उस वक्त नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिज्म को नाप के किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये बता सकते हैं कि उसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या लिगेंड का जो D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो स्प्लिटिंग कितना कर रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे आयरन का हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स और हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स। साइनाइड आयन चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है D ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही पेयर अप हो जाते हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेंगे। जबकि हमारे इसमें जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है आयरन +3 एक्चुअली में D5 केस है, तो उसके अंदर जब ये पेयर अप हो जाएंगे नीचे तो प्लस केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसा कि साइनाइड के केस में होता है साइनाइड कॉम्प्लेक्स में। और हेक्साक्वो आयरन कॉम्प्लेक्स केस में आप देखेंगे तो स्प्लिटिंग कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे T2G ऑर्बिटल्स में और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिलेंगे। For the first row transition elements, the observed magnetic moment may be considered to arise only from unpaired spins and calculated using the spin only formula. आप आगे की क्लासेस में देखेंगे कि हम जब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं तो उसमें कई तरीके के मैग्नेटिज्म का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें मैंने 2 अभी आपसे बात की थी कि स्पिन मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम, ये कई तरीके से कबल भी करते हैं। लेकिन
फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है, इनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाता है। इस बिहाफ पे हम इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है वो स्पिन ऑनली फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू √4s+1। और अगर यहाँ पे s जो आप देख रहे हैं कैपिटल S है, ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, जो प्लस या माइनस हाफ होती है, वो ऐड हो जाती है और इस तरीके से हमारे को टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S मिलती है, कैपिटल S। इसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करें तो म्यू इज इक्वल्स टू √n+2। म्यू भी बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। इस स्पिन ऑनली फार्मूला की मदद से जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं उनके कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये D1, D2, D3, D4 केसेस हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू स्पिन ऑनली फार्मूला से हमारी इसमें आती है। बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं कॉलम। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो होती हैं वो इस रेंज में लास्ट कॉलम में हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ से काफ़ी हद तक मैच कर रही है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लिगेंड से कैंसिल हो जाता है, केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन रहता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने बात की कि मैग्नेटिज्म को, तो इनको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र करने के लिए गॉस मैग्नेटिक बैलेंस काम में ली जाती है। इसमें हम सब्सटेंस को एक कैपिलरी में फिल करके और मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं। कैपिलरी जो है वो एक साइंटिफिक बैलेंस से अटैच रहती है और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो उसकी वेट में जो चेंज आता है उसको हम इस बैलेंस से मेजर करते हैं और इस तरीके से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ही कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कैटालिटिक एक्टिविटी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से इनके बहुत सारे कंपाउंड्स एंड इवन मेटल्स इन मेटेलिक स्टेट, दीज आर वेरी गुड कैटलिस्ट और इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे। TiCl4 जैसे कि आपने सुना है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है एंड एथिलीन पॉलीमराइजेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर मेंटेन रहती है। V2O5 converts SO2 to SO3 in the contact process for making H2SO4. So V2O5 एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। MnO2 used as a catalyst to decompose KClO3 to give O2. FeCl3 used in the production of CCl4 from CS2 and Cl2. FeSO4 and H2O2 जिसको हम फेंटन्स रिएजेंट कहते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन होता है बहुत ही आसानी से अल्कोहल्स का एल्डिहाइड के अंदर। आयरन यूज्ड इन हैबर-बॉश प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया, वेरी वेल नोन प्रोसेस। PDCl2 used in Wecker's process for converting alkenes to aldehydes। ये साइकिल है इसकी जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये कैटलिस्ट यूज होता है। पेरिडियम मेटल यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन, प्लैटिनम PTO मिक्सचर, एडम्स कैटलिस्ट जो कहलाता है यूज्ड फॉर द रिडक्शन, वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। प्लैटिनम आपने सुना होगा, कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इसको काम में लेते हैं। CuCl2 डेकन्स प्रोसेस फॉर मेकिंग Cl2 फ्रॉम HCl। निकल, रेने निकल का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कि रिडक्शन के लिए जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम रेने निकल्स काम में लेते हैं। निकल कॉम्प्लेक्सेस, रेपिसिंथेसिस यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस।
सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने बात की कि कहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कंपाउंड्स एंड मेटल खुद इटसेल्फ यूज़ होते हैं कैटालिसिस के अंदर, एंड कैटालिसिस में यूज़ होने की इनकी वजह यही है। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये होमोजीनस कैटालिसिस में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, और होमोजीनस कैटालिस्ट मीन्स जब वो घुल जाता है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देता है तो बहुत कम अमाउंट में भी कैटालिस्ट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स और उनके कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही कैटालिसिस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।